थर्मोकेमिस्ट्री में अपन को डेफिनेशन ध्यान रखना होता है. When 12 gram of carbon graphite reacted with oxygen to form carbon monoxide and carbon dioxide at 25 degrees centigrade and constant pressure, 252 kilojoules of heat was released and no carbon is removed. Delta H of formation of CO is given to us. Delta H of formation of CO2 is given to us, and calculate the mass of oxygen consumed. मास ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहे हो आप कितना कंज्यूम हुआ, वो तो अपन वैसे ही बता रहे भाई. अगर आप 12 ग्राम कार्बन है, मेरे पास 12 ग्राम कार्बन है और इसको ऑक्सीजन से बर्न करोगे तो इसमें हाफ O2 होगा और इधर O2 होगा तो CO2 बनेगा और इधर CO बनेगा और इधर कार्बन होगा. ऐसे भाई इसका 12 ग्राम अगर रिएक्ट करेगा, टोटल कार्बन कितना 12 ग्राम, तो अगर टोटल इधर 12 होता इधर 12 होता तो इधर 12 होता तो इधर कितना आता 16 ग्राम, इधर 12 होता तो इधर कितना आता 32 ग्राम. दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 48 ग्राम. मतलब 28 ग्राम से 48 ग्राम आएगा तो बताओ 12 ग्राम से कितने ग्राम आएगा 24 ग्राम. तो वैसे ही आ गया क्वेश्चन, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है. लेकिन अपन कहेंगे ये इतना इजी, मतलब ठीक है उन्होंने कंसेप्ट कुछ और सोच के दिया था लेकिन अपन को ये तो बड़ा इजी मिल गया. अपन क्या करेंगे वो पता क्या चाहता है, मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो. मोल कॉन्सेप्ट वो कह रहे हैं हाँ नहीं है कोई यूज नहीं. मोल कॉन्सेप्ट पूछा आपने, 12 ग्राम कार्बन के साथ कितना ग्राम ऑक्सीजन बर्न करेगा. फिर 12 ग्राम इधर बर्न करेगा तो 16 ग्राम, 12 ग्राम इधर बर्न करेगा तो 32 ग्राम. अब अपन देखते हैं कि कैसे अपन डेल्टा एच की बात कर पाएंगे. देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अगर आप कार्बन को 12 ग्राम को 16 ग्राम से बर्न करोगे, 1 मोल ऑफ कार्बन को इससे अगर बर्न करोगे तो डेल्टा एच कितना आएगा पर मोल, वो अपन को क्वेश्चन में गिवन है. कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए -110.5 किलोजूल है, किलोजूल पर मोल. डेल्टा एच हमेशा पर मोल में गिवन होता है, ये अलग क्वेश्चन है. और इसका डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन कितना गिवन है, दैट इज इक्वल टू -393.5 किलोजूल पर मोल. अब वो क्या बोल रहे हैं अपन से, अपन इसको क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे. वो कह रहे हैं कि देखो भाई अगर इसका 1 मोल हाफ मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है 10. अगर इसका 12 ग्राम इसका 1 मोल इसका 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 बनेगा तो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है 10. अब वो कह रहे हैं कि अगर मैं दोनों ही क्वेश्चन में मिला के 12 ग्राम ले लूं तो अपन कहेंगे कोई बात, हम उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे. वो कैसे, तो अपन कहेंगे देखिए 12 ग्राम का मतलब है 1 मोल कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन, यही तो हुआ भाई. 12 ग्राम का मतलब है अगर आपने 12 ग्राम कार्बन दिया तो टोटल 1 मोल ऑफ कार्बन दिया आपने, ठीक है. तो मैं कहूंगा x मोल यहां रिएक्ट करवा देते हैं और 1 माइनस x मोल यहां रिएक्ट करवा देते हैं. तो किसी को भी x ले लो, इसको x लो तो उसको 1 माइनस x कर दूंगा, टोटल 1 मोल कार्बन. अब डेल्टा एच कैसे यूज करेंगे वो देखिए. 1 मोल ऑफ कार्बन reacts to form जब अपन 1 मोल ऑफ कार्बन को रिएक्ट करवाते हैं ना टू फॉर्म CO -110.5 kilojoules of energy is liberated. तो अगर x मोल रिएक्ट और कार्बन विल रिएक्ट टू फॉर्म दिस तो कितना लिबरेट करेगा, तो अपन कहेंगे 1 मोल से इतना होता है तो भाई ठीक है इनटू x मोल कितना किलोजूल ऑफ एनर्जी इसमें. ऐसे अपन कहेंगे अगर 1 मोल कार्बन रिएक्ट करेगा तो कितना एनर्जी लिबरेट होता है, 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स टू फॉर्म CO2 कितना एनर्जी लिबरेट होगा. एक तो अपन के पास ये इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन इससे बना गया, दैट इज इक्वल टू कितना -393.5 किलोजूल पर मोल.
तो 1 माइनस x मोल से कितना एनर्जी लिबरेट होगा टू फॉर्म CO2? दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 393.5 इंटू 1 माइनस x, इतना लिबरेट होगा। अब टोटल 1 मोल से जब आप टोटल 12 ग्राम को रिएक्ट करते हो ना टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो टोटल एनर्जी कितनी लिबरेट होती है? 252 किलो जूल्स। ये अपन को गिवन है क्वेश्चन में। देख भाई, आपको क्वेश्चन में दिया कि अगर इसका 1 मोल इसके हाफ मोल से रिएक्ट करेगा तो इतना एनर्जी लिबरेट होगा, तो x मोल से कितना होगा? तो अपन मल्टीप्लाई कर लो। अगर इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है तो इतना एनर्जी लिबरेट होता है, तो 1 माइनस x मोल से अगर इसका रिएक्ट करेगा तो कितना एनर्जी लिबरेट होगा? तो भाई इससे मल्टीप्लाई कर लो। वही तो किया अपन। तो अगर मान लो इसका टोटल 1 मोल रिएक्ट करवाने से क्वेश्चन में गिवन है कि ये एनर्जी लिबरेट होती है, तो अपन कहेंगे ठीक है, ये जो एनर्जी यहां लिबरेट हुई और जो यहां लिबरेट हुई वो दोनों का सम कितना हुआ? 252। मतलब 252 विल बी इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं, 252 will be equal to the moles of energy liberated for CO plus energy liberated by for CO2। तो CO के लिए कितना एनर्जी लिबरेट हो रहा है? तो अपन कहेंगे भाई हमें गिवन -0.5 इंटू एक्स, और इसमें कितना एनर्जी लिबरेट हो रहा है? तो अपन कहेंगे -395.393.5 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स। ये टोटल एनर्जी जो लिबरेट हुई कितनी है? 250। लो अपन को एक्स का वैल्यू पता चल गया, सो वी गॉट द एक्स। अब जो एक्स आएगा उससे अपन को मोल्स पता चल जाएंगे कि इसका कितना मोल्स है और इसका कितना मोल्स है। अब इससे मोल्स कैलकुलेट करेंगे, फिर अपन ये कैलकुलेट करेंगे जितने मोल्स इसके आए इसके मोल्स x/2 है, जितने मोल्स इसके आए उतने ही मोल्स इसके हैं। इन दोनों मोल्स को ऐड करो, मल्टीप्लाई बाय 32 करो, फिर आएगा आंसर। इतना करेगा कौन? अब वो इस मेथड से पूछना चाहता था, लेकिन वो आंसर बड़ा इजी बन गया। मुझे लगता है उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो सीधे सीधे दिख तो रहा है क्या करना, बगैर यूज किए तब भी आ रहा था, राइट ना? तब भी अपना आंसर समझ में आया? ठीक है। अब इससे आएगा x, तो टोटल मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2 के टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? x/2 + 1। देयरफॉर मास ऑफ O2, टोटल मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो, x/2 + 1 माइनस x इंटू कर दो 32, ये ग्राम्स आ जाएगा। दैट विल बी द आंसर। वो ग्राम्स में लिख लो, मोल्स आ गया तो आप ग्राम तो लिख ही लोगे, फिर उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोल्स आएगा तो ग्राम आप लिख दोगे। अब बताओ, मास के लिए अपन इसको 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस वही, ये आपका आंसर था। राइट। अब अपन दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो C4 था, अब E2 चेक कर लेते हैं भाई। मतलब इसमें तो एकदम मोल कॉन्सेप्ट ही था। अब E2 की बात कर लेते हैं। E2 में गिवन है अपन को एंथैल्पीज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 and BaCl2 twice of H2O are given to us. Calculate the heat of hydration of BaCl. एंथैल्पीज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि भाई अगर मैं BaCl2 को एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ BHCl2 तो वाटर से रिएक्ट करूं तो मुझे एक्वस BaCl2 मिल जाता है, और अगर मैं BaCl2 को राइट ना एक्वस से रिएक्ट करूं, मतलब वाटर से रिएक्ट करूं, तो मुझे BaCl2 .H2O एक्वस मिल जाएगा।
लेकिन अपन कहेंगे भाई हाइड्रेशन सोल्यूशन गिवन है ना अपन को, इतना मारामारी क्यों? हीट ऑफ हाइड्रेशन तो पूछा उसने, ठीक है भाई, हीट ऑफ हाइड्रेशन पूछा तो अपन ऐसे कर देते हैं, इतना क्यों लिखना है, वेट करना है। तुम्हें याद होगा अपन को एक बात पता है, डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन will be equal to delta H of latent energy plus delta H of hydration. लो ये अपन को पता है, डेल्टा H of hydration। तो अपन क्या करेंगे, लेटेस्ट एनर्जी अपन को ये गिवन है कि भाई BaCl2 है, इसको पहले अपन लेटेस्ट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, Ba प्लस 2 प्लस ट्वाइस ऑफ Cl साइड गैसियस स्टेट सॉलिड से। इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे डेल्टा H गिवन है, डेल्टा H गिवन है, डेल्टा H गिवन है, तो ये तो अपन को गिवन है, दैट इज डेल्टा H। The enthalpies of solution of solid and BaCl2 are given to us। और मुझे एक गिवन है कि भाई BaCl2 है, Ba2 प्लस है, प्लस Cl माइनस है ट्वाइस, है ना, ये गैस है और ये भी गैस है, और इसको ट्वाइस ऑफ वाटर में कर लेते हैं, तो ये क्या बता देगा अपन को, Ba प्लस 2 एक्वस, मतलब सीधा सीधा ये बना रहा है BaCl2 डॉट टू H2, इसके लिए भी डेल्टा H ले लेते हैं। अब आप बताओ क्या करें आंसर के लिए, तो अपन को डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन पता तो है क्या करना होता है, बोलो, डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन अपन को पता तो क्या है, इसके लिए अपन को -28 गिवन है, जबकि इसके लिए अपन को 8 गिवन है, -20 गिवन है और इसके लिए अपन को 8 गिवन है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, आप क्या करो, क्या करो, ऐड कर दो दोनों को, और क्या सोल्यूशन ना, इसको गैसियस स्टेट में तो लेटेस्ट एनर्जी है, लेकिन अपन को इसका भी सोल्यूशन गिवन है, इसका भी सोल्यूशन गिवन है, इसका भी गिवन है, उसका भी सोल्यूशन गिवन है, तो हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब व्हाट इज हीट ऑफ सोल्यूशन, हीट ऑफ सोल्यूशन होता है कि BaCl2 को अपन पानी में डालते हैं, तो Ba पॉजिटिव बनेगा, प्लस C ट्वाइस ऑफ Cl माइनस H बनेगा, वो अपन को गिवन, और इसका सोल्यूशन बनाओ ट्वाइस ऑफ H2, इसको वाटर लिखते हैं ना, वाटर में, तो इसको वाटर में बनाऊंगा तो ये भी Ba प्लस 2 बनाएगा, प्लस है ना, प्लस क्या बनाएगा, दैट विल बी Cl नेगेटिव बनाएगा, और प्लस ये दोनों एक्वस बन जाएंगे, प्लस ट्वाइस ऑफ H2 बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास। तो दोनों को ऐड कर लेंगे। अब ऐड करने के लिए मुझे ये पार्ट कैंसिल करना होगा। बनाना क्या है अपन को, बनाना क्या है अपन को, अपन को बनाना ये है इससे, तो इस वाले के रिएक्शन के लिए अपन को डेल्टा H इक्वल टू गिवन था, कितना गिवन था, -20, और इसके लिए डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन अपन को गिवन है 8। अब क्या करें, इन दोनों से मुझे ये बनाना है, मतलब BaCl2 से ये बनाना है, तो इसको क्या करो, रिवर्स कर दो। मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, इसको रिवर्स करूंगा तो Ba प्लस 2 हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ Cl माइनस हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ H2 लो भाई, तो BaCl2 डॉट ट्वाइस ऑफ H2 प्लस वाटर बनेगा, और इसके लिए जो डेल्टा H आएगा ना, दैट विल बी इक्वल टू -8। ये वाले पार्ट को हटा और दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करूंगा तो ये तो कैंसिल हो गया, वाटर भी कैंसिल हो गया, क्या बन गया अपने पास, BaCl2 को वाटर में ऐड करेंगे तो ये बनेगा, और दोनों डेल्टा H को ऐड कर देंगे, डेल्टा H विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस प्लस दिस, ये डेल्टा H1 हो गया, ये डेल्टा H हो गया, सो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H। ले भाई मेरा आंसर आ गया, ये -20 के बना, ये -8 के, हाँ ये तो नेगेटिव आ रहा है अपने पास, तो -20 आ जाएगा, लो भाई -28 किलो जूल से जूल्स में गिवन है किलो जूल्स पर मोल, लो भाई किलो जूल्स लिख लिया मैंने, जो अपन को ये गिवन थे किलो जूल्स में गिवन थे, मैंने खुद से लिख दिया, ये अपना आंसर है। थोड़ा डेफिनेशन देखना पड़ेगा हमको कि डेफिनेशन क्या है, दोनों को वाटर में डिसॉल्व करना था, अपन इलेक्ट्रिक एनर्जी लिख रहे थे, मुझे लगा उससे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सोल्यूशन का मतलब है कि दोनों को पानी में डालो, इसको भी पानी में डालो, इसको भी पानी में डालो,
जो डेल्टा एच है वो आ गया, दैट इज सोल्यूशन। डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन का मतलब पानी में डाल के सोल्यूशन बनाना, सोल्यूशन बना दिया। सोल्यूशन बनाया तो अपने पास ये और ये आ गया। अब अपन को क्या करना था, ये बनाने के लिए बोल रहे थे कि उसके लिए बताओ, आप क्या बोल रहे थे अपन को कि आप बताओ कि व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ दिस, तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी बताओ कितना होगा, बता दो। मैं इसको हटा, दिस द एनर्जी वाटर से रिएक्ट करने से कितनी एनर्जी। हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब हो गया वाटर से रिएक्ट करके वो हाइड्रेशन जो हो रहा था वो बता दो, BaCl2 का हाइड्रेशन। इधर अपन ने BaCl2 ये वाला पार्ट इधर नहीं लिखा है, मेन रिएक्शन आएगा ना अपने पास, ये सब कैंसिल होने के बाद वो याद है, BaCl2 प्लस वाटर विल गिव यू BaCl2 प्लस 2H2, ये बन गया अपने पास। ये रिएक्शन के लिए याद है, मैंने इसलिए ऐड करके उसके लिख दिया। अगर किसी को डाउट है तो बताओ। एफ में आपने पूछा है, अच्छा D5 भी था, पहले अपन एफ कर लेते हैं फिर D5 कर लेते हैं। F2 पूछा है आपने तो मैं F2 कर लेता हूँ पहले, F2 कर लेता हूँ। F2 में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इतना ही होता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर बता दो कितना है, द एंथैल्पी ऑफ, अच्छा ठीक है, पता मुझे क्या मिल रहा है। जब मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइज करूंगा तो अपन सबको पता है कि विल गेट द सॉल्ट प्लस वाटर, और डेल्टा एच विल बी इक्वल टू कितना होता है, -57 होता है। अपन ने 13.7 किलो कैलोरीज लिखा था, इसने अपन को किलो जूल्स दे दिया, चलेगा, कैलोरीज को जूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कहूंगा, ये तो सब एक्वस सोल्यूशन है ना, ये तो एक्वस सोल्यूशन है ना, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, और H प्लस साइन जो पानी में होगा, जब HCl को लेंगे, Cl माइनस साइन पानी में होगा, Na पॉजिटिव आइन पानी में होगा, OH माइनस साइन पानी में होगा, जो बनेगा Na पॉजिटिव पानी में होगा, Cl माइनस पानी में होगा, लेकिन पानी आइंस के फॉर्म में नहीं होगा वाटर में। तो मैं क्या करूंगा, ये तो स्पेक्टेटर आइन है जो कि पानी से रिएक्ट भी नहीं करते, ये तो क्योंकि दे आर वीक कॉन्जुगेटेड एसिड एंड वीक कॉन्जुगेटेड बेस, स्पेक्टेटर आइंस आयनिक में भी पढ़ा। तो अपन कहेंगे अच्छा, फिर तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि अगर आप H प्लस साइन को OH माइनस साइन से रिएक्ट करोगे ना, तो जो H2O बनेगा उसके लिए डेल्टा H कितना होगा, -57 किलो जूल्स होगा। अगर आप एक H प्लस साइन को एक OH से रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, H2O। तो कह सकते हैं अपन, क्योंकि ये तो स्पेक्टेटर आयन है, इनको तो अपन कैंसिल कर लेंगे दोनों तरफ, उनका वाटर से कोई इंटरेक्शन तो होता ही नहीं। तो एक तरीके से जो एनर्जी लिबरेट हो रही है ना यहाँ पर 57 किलो जूल्स, वो क्या है, तो अपन कहेंगे ये जो एनर्जी है ना, ये इन दोनों के न्यूट्रलाइजेशन से जो एनर्जी हो रही है वो लिबरेट कर रही है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसकी वजह से। अब क्वेश्चन में और क्या गिवन है अपन को, एक तो अपन को इतना समझना होगा कि वो 57 अगर नहीं भी गिवन होता और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है तो ये वैल्यू अपन को पहले से पता होती है, वो अपन यूज कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वो कह रहा है कि देखो अगर मुझे वाटर 1 मोल बनाना है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अपन को पता है, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, तो अपन कहते हैं व्हेन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट, लो ये होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। व्हेन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट, इसमें वाटर को बनाया उसने, वो कह रहा है इतना एनर्जी लिबरेट होता है, इतना एनर्जी लिबरेट होता है पर मोल। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस इन बताओ, वो कह रहा है कि आपके पास ये डाटा है, ये दोनों डाटा है, आप इसका फॉर्मेशन बताओ कितना होता है, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस, ये बताओ आप कितना होता है। तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, इसमें हाफ O2 ले लूंगा मैं और H2 ले लूंगा, लो भैया ना, ठीक है। या फिर अपन कहेंगे इसमें OH माइनस इन फॉर्म करना ना अपन को, हाँ ठीक है। तो इधर अपन को लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या चाहिए, तो अपन कहेंगे देखो मुझे ये वाला OH है ना, ये वाला OH राइट हैंड साइड पे चाहिए। अगर इन दोनों रिएक्शन से मुझे ये बनाना है तो मुझे ये वाला OH राइट हैंड साइड पे चाहिए। तो अच्छा, आप इस रिएक्शन को रिवर्स करोगे, ठीक है, तो इसको पॉजिटिव लिख लूंगा और तो इसको बनाने के लिए मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तभी वो अच्छा है। ठीक है, ठीक है भाई, तो मैं क्या कर लेता हूँ,
मैं इसको बनाने के लिए पहले लिखूंगा दैट इज H2O कन्वर्ट्स इनटू OH माइनस साइन प्लस H प्लस साइन विल बी इक्वल टू कितना आ रहा अपने पास, डेल्टा H विल बी इक्वल टू प्लस 57 और हाफ O2 मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, राइट, क्योंकि ये जब बनाएंगे अपन तो हाफ O2 मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए और इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, राइट, और मुझे इलेक्ट्रॉन भी चाहिए इसमें। तो ठीक है, अपन एक काम करेंगे कि भाई एक काम करते हैं, ये तो राइट हैंड साइड पे आ गया अपने, तो इसको रिवर्स किया तो ये हो गया और इसको ऐसे ही रखते हैं, तो इसको ऐसे ही रखूंगा तो H2O H2 प्लस हाफ O2 विल गिव यू व्हाट H2 और इसके लिए डेल्टा H आ गया मेरे पास -285 किलो। ये अब क्या करें, अपन कहेंगे इनको ऐड कर लो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, राइट, ये तो कैंसिल हो जाएगा और अपन को क्या चाहिए इसमें OH का फॉर्मेशन। तो अब इसमें ये जो डेल्टा H फॉर्मेशन होता है ना, ये डेल्टा H फॉर्मेशन, डेल्टा H क्योंकि हाफ H2 करना पड़ेगा अपन को, तो ये अपन को जब ये फॉर्म करना है तो हाफ H2 चाहिए, हाफ O2 चाहिए, हाफ O2 तो आ गया, अब हाफ H2 के लिए मुझे इससे कैंसिल करना पड़ेगा इसको, तो अपन क्या करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन बच रहा है अपने पास, तो अपन ठीक है वो इलेक्ट्रॉन इसको देके एक H मतलब एक तरीके से ये ऐसे हो जाएगा। अब रुकना, एक और रिएक्शन लिखूंगा। एक्चुअली ये जो रिएक्शन होता है ना, ये याद रखना पड़ेगा अपन को, जैसे अपन कहते हैं ना डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 N2 Cl2 CH4 is not element या वाटर इज नॉट एलिमेंट, वो तो मॉलिक्यूल, F2 राइट O3 दे आर एलिमेंट्स, इनके लिए 0 होता है। ऐसे ही एलिमेंट के साथ साथ अगर अपने पास H है ना गैसियस स्टेट और उसको उसका फॉर्मेशन करेंगे ना अपन या ऐसे हाफ H2, अगर इसको H प्लस साइन में कन्वर्ट करेंगे +1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन भी 0 है, ये एक्सेप्शन होता है। पानी में है एक्वस, वाटर होता है यहाँ और इधर एक्वस होता है, तो एक्वस H प्लस साइन का जो फॉर्मेशन है वो 0 होता है, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, तो सब जगह गिवन नहीं होगा, लेकिन यही एक ऐसा पार्ट है एलिमेंट में कि डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस साइन 0 होता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ले लो, अब इसको अगर इसका डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन 0 है तो इसको ऐसे लिखो क्या फर्क पड़ता है, अपन ऐसे लिख देते हैं H प्लस साइन है, एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, हाफ H2 कैंसिल कर लेते हैं और डेल्टा H3 कर देते हैं, अपन को पता है तो 0 है, चलो सबको ऐड कर देते हैं, अपन को पता है ये तो 0 होता है, आपने बताया ना कि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट कि वो 0, तो अपन क्या करें, ये गया, ये गया, आधा H2 भी गया, हाफ H2 बच गया, हाफ H2 बचा, हाफ O2 बचा, OH बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा, लो भाई हो गया। OH और डेल्टा H क्या है अपने पास, डेल्टा H1 प्लस H2 प्लस H3, लो भाई H3 तो 0 है, बाकी दोनों ऐड करो, आंसर बताओ, दैट इज द आंसर। वो एक पार्ट अपन को ध्यान रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा H प्लस, वो आपको मतलब हम एडवांस तक याद दिलाते रहेंगे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, मैं उसको याद दिलाता रहूंगा, एडवांस से पहले भी याद दिलाता रहूंगा, क्योंकि इसमें अपन गलती कर सकते हैं ना, अगर उन्होंने पूछा, अब कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया ना उन्होंने, अपन को लगेगा ऐड कैसे करें भाई, एक इलेक्ट्रॉन कहां से लाओ, जबकि अपन को पता है कि H प्लस साइन कैंसिल करना है और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हाफ H2 बनेगा, तो वो मैं आपको लास्ट मोमेंट तक याद करवाता हूँ, क्योंकि वो लास्ट में जो डीपीपी आते हैं ना फाइनल, तब उनमें भी होता है ये क्वेश्चन, अपन उनमें भी डाल के याद करवाऊंगा
कि देखो ऐसा है। अब अपन को गिवन है एस्टिमेट द एवरेज एसएफ बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एंथैल्पी इन SF6। ठीक है भाई, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SF6 in gaseous state, right? S in gaseous state and F in gaseous state is given to us। ठीक है भाई, देख भाई मुझे गिवन है कि अगर मैं गिवन क्या क्या है वो देख, अगर मेरे पास रॉम्बिक सल्फर है तो इसको अगर सल्फर इन गैसियस स्टेट लेके आना है, ये सॉलिड रॉम्बिक सल्फर, SR मतलब सॉलिड रॉम्बिक सल्फर, इसके लिए मुझे गिवन है डेल्टा H। डेल्टा H इज हाउ मच, S के लिए 270। मैं एक बार यूनिट चेक कर, सबका किलो जूल है इसलिए अगर तो यूनिट से कोई प्रॉब्लम। फिर मुझे गिवन है F2 को गैसियस स्टेट से आपने F इन गैसियस स्टेट लिखना है और मुझे ये 6 चाहिए इन गैसियस स्टेट। तो पहले मुझे क्या गिवन है, F इन गैसियस स्टेट, मतलब मुझे ये गिवन है क्वेश्चन में F का फॉर्मेशन गिवन ना, एक F का फॉर्मेशन, तो ये H1 हो गया, ये H2 हो गया, कितना भी अपन ने यूज किया इसमें 80 फिर अपन को गिवन है कि भाई SF6 बनाएंगे तो गैसियस स्टेट में तो कितना लगेगा, तो वो देखिए अपन को क्वेश्चन में गिवन है कि सल्फर इन गैसियस स्टेट प्लस फ्लोरीन इन गैसियस स्टेट 6, तो ये बनेगा गैसियस स्टेट। इसके लिए डेल्टा H3 मुझे गिवन है, ये डेल्टा H2 है, अपन को डेल्टा H3 कितना गिवन है -1100, ये भी गिवन क्यों ना क्लोज बस अपना काम होता है। अब अपन कहेंगे ये बताओ बनाना क्या है, तो वो कह रहा है कि एवरेज बॉन्ड एनर्जी बता दो आप किसका, इसका। तो अपन कहेंगे पहले तो ये तो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन है, तो इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी निकाल देते हैं। तो अपन कहेंगे डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट्स। ये तो अपन को पता है, तो अपन क्या करेंगे, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन कितना 1100, प्रोडक्ट के लिए कितना गिवन है अपन को, इसके लिए वही तो कैलकुलेट करना है, इसको x ले माइनस कर लेते हैं, इसके लिए कितना गिवन है, इसके लिए गिवन था 270, ठीक है, इसके लिए कितना गिवन है 6F मतलब 6 लो भाई ये मेरे पास आ गया। नाउ आई विल कैलकुलेट द x, x इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ 6SF, इसके लिए SF के लिए ना डेल्टा का प्रोडक्ट ना एक SF मान के, तो वो 6SF बॉन्ड का एनर्जी है, मैंने पढ़ा हुआ है, इट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ये जो x आएगा दैट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ 6SF, बॉन्ड एनर्जी ऑफ 6SF, therefore for one SF बॉन्ड, तो एक SF बॉन्ड के लिए कितना एनर्जी होगा उसका डिवाइड बाय 6 कर लूंगा, x/6 हो गया मेरा आंसर। लो भाई हो गया, पे डाटा गिवन था ना अपन को इसका फॉर्मेशन, जबकि अपन को पता है सल्फर तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, हाउ कैन इट बी इन गैसियस स्टेट, इसका मतलब आपने फॉर्मेशन किया इतना एनर्जी देके उसको। फ्लोरीन F गैसियस थोड़ी होता है, F2 जैसे एग्जिस्ट करता है, तो अपन ने कहा एक एटम बनाने के लिए इतनी एनर्जी देनी होती है, जबकि अपन को पता है 6 SF, अगर SF6 का फॉर्मेशन गिवन है अपन को इस रिएक्शन का कितना होगा एनर्जी, अपन ये सब मतलब अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इन सबको ऐड कर तो कि इन दोनों को ये कैंसिल हो जाएंगे, ये इसको 6 से मल्टीप्लाई करना फिर ऐड करना, ऐड हो भी रहा है, इसको इधर लेके आएंगे या इसको उधर लेके, तो इसमें अपने पास 6 SF का बॉन्ड एनर्जी आ गया। अब बताओ, अब अपन को चाहिए, और कोई डाउट है पार्ट 2 में देख ले, पार्ट 2 के डाउट्स, हाँ जी भाई पार्ट 2 के डाउट्स,
पार्ट 2 में जो भी डाउट्स हैं वो आप देख लो, पार्ट 2 के डाउट्स। पार्ट 2 में जो भी डाउट्स हैं वो आप बता दो। क्वेश्चन सॉल्व करना कंपल्सरी है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी बंदा समझ में आएगा ना, मतलब क्या समझ में आया क्या नहीं आया, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो। और नहीं तो फिर आप पूछ सकते हो कि ऐसे ये वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखा दो, तो मैं दिखा दूंगा। एक्सरसाइज 1 का पार्ट A3 A6 C2 A3 A6 C2 सॉल्व कर देता हूँ। शुरू करेंगे। C7 D4, ठीक है, C7 है D4 है। और बता दो किसी को कोई डाउट है, बताओ भाई, अगर कोई डाउट है तो। है ना, बस यही है। चलो फिर सॉल्व करते हैं, A3 को सॉल्व करते हैं। अच्छा C3 भी है। हाँ यार, मतलब वेट कर रहा हूँ मैं, तुम लोग पूछोगे मतलब तो अच्छा लगेगा ना मुझे, कि भाई पूछोगे तो ही बता पाऊंगा ना मैं, कि भाई ये बता दो। चलो A3 की बात करते हैं, सबके पास शीट है। अभी क्या, डिटरमाइन which of the following reaction at constant pressure represent surrounding that do work on the system। can you tell me कि work done on the system क्या होता है? वर्क डन ऑन द सिस्टम तो अपन कहेंगे, देखो सर, वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब हुआ ये पिस्टन लगा हुआ है और वर्क डन अगर सिस्टम पे करवाना है तो कंप्रेशन करना होगा, है ना। कंप्रेशन इज कॉल्ड वर्क डन ऑन द सिस्टम, सब अपन को पता है। कंप्रेशन इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन सिस्टम, ठीक है, ये तो अपन को पता है। तो चल देखते हैं किस रिएक्शन में डेल्टा एनजी नेगेटिव हो रहा है। और डेल्टा एनजी नेगेटिव होने का मतलब है कि ज्यादा वॉल्यूम कम वॉल्यूम हो गया होगा, 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम बन गया कंप्रेशन। हमें तो अपने कंसेप्ट से मतलब है ना, चेक कर लेते हैं। पहले वाले 4 मतलब डेल्टा एनजी कैलकुलेट, 6 प्लस 10 और 4 प्लस 1 11 हो रहा है, तो 11 से 10 हो गया, मतलब फर्स्ट वाला करेक्ट। अब देखना एक मिनट मैं चेक कर लूं, लेकिन है और क्या क्या, क्योंकि कभी कभी मुझे गैसियस स्टेट ना, हाँ बिल्कुल डेल्टा एनजी गैसियस स्टेट, CO2 इन गैसियस स्टेट, H2O इन गैसियस स्टेट, और वो लिक्विड बन रहा है, तो कंप्रेशन तो हो ही रहा है क्योंकि लिक्विड बन रहा है, मतलब 2 वाला भी करेक्ट है, 2 वाला भी करेक्ट है क्योंकि वो तो -3 आएगा, ठीक है, 2 वाला भी करेक्ट है क्योंकि लिक्विड बन रहा है तो कंप्रेशन हो रहा है। कार्बन एंड ग्रेफाइट इन गैसियस स्टेट, नहीं इसमें तो एक्सपेंशन, इज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन क्यों, H2O सिर्फ गैसियस स्टेट में था और उधर डेल्टा Ng पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि वहां CO और H2 बन रहा है, सो 3 विल नॉट बी द आंसर, 3 वाला तो गलत है। फोर्थ वाला H2O सॉलिड और H2O लिक्विड, नो नो, इसमें H2O सॉलिड और H2O लिक्विड, अरे ये तो फंसा दिया मैंने, क्यों फंसा दिया, क्योंकि सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा होता है और लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है ना। सॉलिड का वॉल्यूम, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है और लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, नहीं लिक्विड का वॉल्यूम कम हो जाता है। तो आइस के केस में तो अपन से ये गलती करवाने के मूड में है, क्योंकि अपन सोचेंगे सॉलिड जो है उसका वॉल्यूम कम है, मेल्ट होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। लेकिन वाटर में ऐसा नहीं होता, वाटर में आइस का वॉल्यूम बड़ा होता है
लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब ये तो डेल्टा एनजी नेगेटिव जैसे हुआ, मतलब कंट्रैक्शन हुआ, तो कंट्रैक्शन हो गया तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, राइट ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा क्योंकि कंट्रैक्शन होगा, मतलब अपन इसको फोर्थ वाले को करेक्ट मान सकते हैं। तो चलो भाई आंसर देखते हैं, 1 2 और 4 डी आंसर है, कंट्रैक्शन होगा उसमें, राइट ना, ठीक है। A3 के बाद A6 का, A6 है, A6 में लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, कंसीडर किया, ये रिएक्शन कंसीडर करने के लिए बोल रहा है, ये तो बड़ा इजी है हमारे लिए, लिखा ही हुआ है, अच्छी बात है। कैरिड आउट एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर, हाँ तो ठीक है ना, डेल्टा एच की बात कर रहे हैं, डेल्टा एनजी आरटी है ना, और एनजी नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब इस तरफ आएंगे तो अपन चेक कर लेंगे क्या करना है। अब ये कह रहा है if delta H and delta U are the enthalpy and the internally change respectively, which of the following expression is true? हाँ तो ठीक है ना, डेल्टा यू बड़ा होगा ना डेल्टा एच से, माइनस है डेल्टा एच, मतलब से माइनस एन माइनस 2 है ना, इसको माइनस करोगे इससे तो डेल्टा एच बनेगा। अच्छा, ये बोल रही है डेल्टा एच तो आइसोथर्मल के लिए क्या होता है, तो आइसोथर्मल क्यों समझ रही, उसको आइसोबैरिक क्यों नहीं बोल रही, प्रेशर भी तो कांस्टेंट बोला उसने। पहली बात तो ये आइसोथर्मल आया कहां से, अरे भाई मेरे वो कंप्रेशन एक्सपेंशन में होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी, ये एक्सपेंशन कंप्रेशन की बात है। ये तो रिएक्शन अगर होगा तो रिएक्शन में तो मोल्स चेंज हो जाएंगे ना, कंप्रेशन एक्सपेंशन में थोड़ी बहुत चेंज होता है, तभी तो अपन लिखते हैं इसको डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, तो इसको डेल्टा में किस में लगाऊं, डेल्टा तो टी में, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी, डेल्टा टी में क्यों लगाया, डेल्टा एन में क्यों नहीं लगाया, अरे कंप्रेशन एक्सपेंशन में अगर 2 मोल्स है तो 2 ही मोल्स रहेंगे ना, इधर तो 4 मोल लिए थे, 2 मोल्स बचे, तो केमिकल रिएक्शन में ये थोड़ी एप्लीकेबल होगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर है तो ये 0 है, ये 0 है तो ये भी 0 है, ये तब होता है जब एक्सपेंशन कंप्रेशन होता है, केमिकल रिएक्शन में नहीं हो सकता ना, केमिकल रिएक्शन में तब जब ये बताया था ना तब मैंने आपको लिखा भी था ये इक्वेशन और बोला था, साइड में लिखा हुआ है वहां, फॉर केमिकल रिएक्शंस, मैंने लिखा क्लास में फॉर केमिकल रिएक्शन, राइट ना। अच्छा, क्वेश्चन पूछोगे तो अब डाउट नहीं आएगा ना, मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो ना, ऐसे फंस जाओ क्वेश्चन में कि अरे यार ऐसा भी होता है, तो वही चीजें क्लियर तब होंगी जब आप क्वेश्चन पूछोगे, अगर क्वेश्चन नहीं पूछोगे ना बेटा तो फिर मजा नहीं आएगा, मुझे भी लगेगा पता नहीं पढ़ रहे बच्चे की नहीं पढ़ रहे। अब आपने पूछा B5 भी पूछा, चलो B5, अभी B5 है कहाँ इसमें, B4 ही तो है, B5 पूछा था B3 पूछा था, B5 तो है ही नहीं, सॉरी सर वो टाइपिंग हो गया था। लो भाई B5 कहाँ है इसमें, B5 तो है ही नहीं मेरे इसमें, B4 तक ही है, इसने कौन सा पूछ लिया B5, पहले वाला तो नहीं पूछा, पहले वाले में भी नहीं, टाइपिंग एरर है, अच्छा अच्छा, तो फिर बता कौन सा पूछा था, तो उसे फिर बी को ही कंप्लीट कर लेते ना अपन, कौन सा पूछा था, चल मैं सी शुरू करता हूँ, फिर बी में जो पूछा वो बता रहा हूँ, C2 की बात कर रहे थे मैं, चलो अपन C2 की बात करते हैं, C2 में अपन को गिवन है H2 plus Br2 gas gives you twice of HBr, ठीक है, H2 gas plus Br2 gas gives you twice of HBr, ये भी गैस, डेल्टा H1 इज H1, अच्छा ठीक है ना, इसका फॉर्मेशन जो है ना वो डेल्टा H1 गिवन है इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H1 है, ठीक है,
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन ऑफ ब्रोमीन इज डेल्टा H2. अच्छा, कंडेंसेशन मतलब Br2 in gaseous state converts into Br2 in liquid state. Br2 in liquid state. इसके लिए ये कंडेंसेशन है और ये डेल्टा H2 गिरा, ठीक है। ये अब ये कर रहे हैं कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वो कह रहा कि HBr का फॉर्मेशन कैलकुलेट करो, HBr का डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करो। तो फॉर्मेशन का मतलब फिर डेफिनेशन करना है। When one mole of any compound is formed from its solute, Br2 elemental form में, Br2 is the only liquid element ना, ये चाहिए मुझे इससे इन दोनों इक्वेशन से मुझे ये चाहिए। कैसे बनाए? तो दिख रहा है कि इसको आप रिवर्स करो, इस वाले को रिवर्स करो और इस वाले को 1/2 से डिवाइड करो। 1/2 क्यों? क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे ये हाफ चाहिए, ये हाफ चाहिए और ये वाला क्या 1 मोल चाहिए। अब अगर ये Br2 भी हाफ चाहिए लिक्विड, तो इसको रिवर्स करके 1/2 से डिवाइड भी करना। अब अपन लिख लेते हैं जो जो यहां किया है, इसको तो सिर्फ 1/2 से डिवाइड करना था, तो अपन कहेंगे हाफ H2 प्लस हाफ Br2, राइट। ये भी गैस था, ये भी गैस था, ठीक है। अब फिजिकल स्टेट तो अपन को पता है, तो HBr बनेगा और ये H1/2 लिखना पड़ेगा क्योंकि हाफ से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसको क्या किया आपने, इसको रिवर्स किया और 1/2 से डिवाइड भी किया, मतलब हाफ Br2 लिखा और यहां पर आएगा अपने पास हाफ Br2 गैस। तो ये आ जाएगा, अपने रिवर्स किया ना तो जो डेल्टा H गिवन था वो माइनस हो जाएगा और डिवाइड बाय 2 भी किया। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये रिएक्शन बन गया। चलो नहीं, ये क्यों कट कर देगा? ये तो चाहिए ही अपन को, ये तो एलिमेंट है, ये कट कर। बचा क्या अपने पास? ये लिक्विड ही तो चाहिए था हमको। ये लेफ्ट हैंड साइड पे, ये भी लेफ्ट हैंड साइड पे और ये राइट हैंड साइड पे। बचा क्या? दोनों को ऐड कर दिया तुमने। सो डेल्टा H1 नॉट प्लस माइनस डेल्टा H2 नॉट डिवाइड बाय 2। लो भाई आंसर आ गया। अगर किसी को डाउट है तो बोलो, बच्चों आंसर। मतलब ये प्लस माइनस करने होते हैं इसमें। अब आपने मुझसे C3 भी पूछा है, ये तो C2 पता है मैंने, अब आपने C3 भी पूछा है। C3 वाला वैसे ही क्वेश्चन है जैसे वो X 12 ग्राम ऑफ कार्बन वाला था, मुझे लगता है उसी टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन अपन एक बार देख लेते हैं। कार्बन को डायमंड फॉर्म में अगर ऑक्सीजन से बर्न किया तो CO2 बना, ठीक है। कितना एनर्जी लिबरेट होता है? 97.6 किलो कैलोरीज। अगर कार्बन को ग्रेफाइट फॉर्म में अगर O2 से बर्न किया तो CO2 बनेगा, वो भी तो कितना एनर्जी लिबरेट होगा? 94.3 किलो कैलोरीज। दिस इज हीट ऑफ रिएक्शन। अपन डेल्टा H लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे और इसका भी डेल्टा H है। दिस कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन, वो अपन को पता है। अभी जो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इनटू कार्बन, तो ठीक है ना, 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इनटू कार्बन ना, डायमंड ना, तो इसको रिवर्स करते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। इसको रिवर्स करते हैं क्योंकि अगर इसको रिवर्स करके ऐड करोगे तो CO2 आ जाएगा, इट गिव्स यू व्हाट O2 प्लस कार्बन डायमंड फॉर्म। और यहां पर जो रिवर्स करोगे आप तो डेल्टा H जो बनेगा अपना वो प्लस 97 हो जाएगा। आपने रिवर्स किया किलो कैलोरीज, इस रिएक्शन को अपन ने रिवर्स किया तो उसको हटा लेते हैं, ये अपना डेल्टा H बना तो ये होगा, रिवर्स किया और दोनों को ऐड रिवर्स किया तो ना। अब अपन क्या करते हैं, दोनों को कैंसिल कर लेते हैं। तो अपने पास क्या आ गया? कार्बन ना ग्रेफाइट,
कन्वर्ट्स टू कार्बन में डायमंड। कितना है डेल्टा एच, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, सो 97.6 94.3, ये 3 आएगा और 7 3 आ गया, बस 3.3 आ गया। डेल्टा एच विल बी इक्वल टू दिस, किलो कैलोरीज पर मोल है, पर मोल मतलब 12 ग्राम। पूछा क्या है उसने, 1 ग्राम, बस बोलो भाई। उसने अपन से पूछा है, ये आया अपने पास पर ग्राम, पर मोल है, पर मोल का मतलब 12 ग्राम के लिए। उसने क्वेश्चन में पूछा है 1 ग्राम कार्बन को कन्वर्ट करना है, तो क्या 12 से डिवाइड करो 3.3, राइट ना, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगा। therefore for 1 gram it will be equal to 3.3 divided by 12 kilocalories, yeah, right? Suppose अपन दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं, 7th वाला भी, C7 भी पूछा है हमने, C7 क्या होगा, ठीक है, चलो C7 पूछते हैं। C7 में अपन को गिवन है when a certain amount of ethylene is combusted, 5644 kilojoule of heat is evolved. If heat of combustion of ethylene is given to me, the volume of O2 liberated is, वो कह रहा है कि मैंने X amount, ठीक है, of ethylene gives कितना 5644 किलो जूल, इतना एनर्जी लिबरेट होता है अगर बर्न करूं। वो कह रहा है कि अगर 1 मोल बर्न करता हूं, मतलब 1 मोल मतलब C2H4 है, इथाइलिन मतलब C2H4, तो जब इसको बर्न करूंगा ना, 1 मोल है, दिस इज 1, तो अपन को CO2 मिलेगा प्लस H2 मिलेगा, ठीक है। तो जो एनर्जी लिबरेट होता है ना यहाँ पर डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू -1411 किलो, इतना एनर्जी लिबरेट होगा। हीट ऑफ कंबशन अपन को पता है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, ये अपन ऐसे लिख लेंगे भाई इतना एनर्जी लिबरेट होता है, ताकि मैंने 11 हीट ऑफ रिएक्शन लिख लिया, 1411 किलो इतना लिबरेट होता है। तो ये कह रहा है कि बताओ when certain amount of ethylene is combusted, this much amount of heat is evolved. If heat of combustion of ethylene is this much, the volume of O2 at NTP entered in the reaction is, वो कह रहा है, देख भाई मैंने इसका x अमाउंट या x मोल्स ले लो, जब इसका x मोल्स मैंने बर्न किया ना तो इतना एनर्जी लिबरेट हुआ। अब उसने डाटा अपन को ये दे दिया, ठीक है, तो अपन कहेंगे देखो भाई 1 मोल को अगर बर्न करो तो इतनी एनर्जी आती है, तो इतनी एनर्जी कितने मोल से आया होगा, so 1411 kilojoules of energy liberates is liberated from 1, so 5644 kilojoules of energy is liberated from how many moles, 1 by 1411 into 5466, will 5644, ये हो गया। तो ये आ गए अपने पास मोल्स, ठीक है, हो गया अपना क्वेश्चन। कैसे, क्वेश्चन में पूछा कि कितना वॉल्यूम O2 का एसटीपी पे चाहिए, तो अपन कहेंगे देखो 1 मोल के लिए 2 मोल O2 चाहिए, तो कितना मोल के लिए इसका डबल मोल O2 चाहिए भाई। अपन को गिवन था 1 मोल को बर्न करो तो इतना एनर्जी आता है, टोटल एनर्जी इतना लिबरेट हो रहा है, तो ठीक है ना, 1 मोल से इतना एनर्जी आता है तो इतने मोल से कितना एनर्जी आता है, कैलकुलेट कर लिया। 1 मोल के लिए 2 मोल O2 चाहिए, तो इतने मोल के लिए कितना चाहिए, उसका डबल, जितने मोल इसके उसका डबल O2, तो जितने मोल्स हैं अपने पास उसका डबल O2, therefore for moles of O2 required
will be equal to 1 mole required 2 moles of O2, तो इतना moles कितना moles of O2, तो अपन लिख लेंगे भाई 5644 divided by 1411 multiplied by 2 moles of, तो volume of O2 at टेस्ट ट्यूब, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5644 डिवाइड बाय 1411 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कितना मोल्स ना 22.4 लीटर्स। लो भाई आ गया आपके पास, ऐसे लीटर्स में गिवन है अपन को क्वेश्चन है, तो एक तो अपन को वैसे ही बगैर मल्टीप्लिकेशन के भी गिवन है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके अपन कुछ ऐसे चेक कर लेते हैं ना, डिवाइड हो रहा है चेक कर लेते, राइट, तो चेक करके बता सकते हैं। बोलो कोई डाउट है तो, अगर किसी को डाउट है तो बोलो। आ गया, आ जाएगा ना C7, राइट। अब अपन क्वेश्चन नंबर B5 B5 बताएंगे, D4 है, तो D4 में चलो चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है D4 में, इसको सॉल्व करते हैं, फिर अपन D4 के लिए लिखते हैं। वन 179.2 आ रहा है, 179.2, हाँ तो 179.2 लीटर्स ना, देखो यार 179.2 आ रहा है, 5644 divided by 14 multiplied by 22 into 2 into 2, 179.2 आ रहा है। हाँ सही है, एक तो है, चलो हाँ वो 6 ऑप्शन है, 2 ही लिखे थे, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं था ना, इसका मतलब मैंने कहीं, और यार कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं की, मैंने कहीं कुछ गड़बड़ किया, कैलकुलेशन तो अपना सही है, कंसेप्ट इज ओके, वो 3 होना चाहिए बैलेंसिंग में, है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, ये ऑप्शन ही नहीं है ना, बैलेंसिंग गलत है वो। लो भाई हो गया, अब D4 की आ गया ना, D4 में गिवन है बंदो, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन एट 398 केल्विन ऑफ मीथेन इज गिवन टू मी, ठीक है, मतलब मुझे ऐसे गिवन है C plus twice of H2 gives you CH4 और डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन इसका मुझे गिवन है 74.8 kilograms. The additional information required to calculate the average CH bond formation would be the additional right now the additional information required for the determination of average energy of CH bond is ठीक है, the dissociation of H2 and the dissociation of H2 and enthalpy of sublimation of carbon, ठीक है, वो तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसमें H2 का डिसोसिएशन नहीं ना, क्योंकि अगर अपन इसको चाहिए तो अपन को ऐसे बता सकते हैं, तो मुझे ये गैसियस स्टेट में गिवन होता ना, तब मैं बता पाता कि भाई इसमें एक CH बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी कितना है, क्योंकि यहाँ एनर्जी यूज हुआ है, H2 को ब्रेक करने में कुछ तो एनर्जी यूज किया होगा ना आपने, ठीक है। The latent heat of vaporization of methane, no, per gram of methane का मैं क्या करूँगा, कुछ भी नहीं, latent heat of vaporization. The first for ionization energy of carbon, नहीं,
का आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ कार्बन चाहिए ही नहीं मुझे, कोई आयनिक कंपाउंड थोड़ी है। द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नहीं मुझे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी चाहिए और इसका भी गैसियस स्टेट चाहिए, तब बताता हूं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ये डेल्टा एच फॉर्मेशन है, मुझे सी सॉलिड है, ये गैसियस स्टेट है, तो इसमें सी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, ये हाइड्रोजन गैसियस बॉन्ड एनर्जी ना वो चाहिए मुझे, ये भी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये दोनों कंबाइन करके ये बनाएंगे, तो वो मुझे चाहिए। दैट्स नॉट आयनिक कंपाउंड, इसलिए मुझे उसमें आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जरूरत पड़ेगी, बट तुमको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना फॉर लैटिस एनर्जी, तो मुझे वो दोनों चाहिए तभी बता पाऊंगा मैं, क्योंकि अगर इन दोनों से कंबाइन करके बनाते हैं तो जो एनर्जी होता है उसे मैं डिवाइड बाय 4 करके बता देता, लेकिन ये गैसियस स्टेट थोड़ी ये बनाता, ये हाइड्रोजन एटम और जैसे अभी SF4 वाला दिखा, SF4 वाले में अपन को सल्फर गैसियस स्टेट गिवन था और फ्लोरीन गैसियस स्टेट, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर इसमें बताओ और कोई डाउट है? पार्ट 3 न्यूमेरिकल वाला, पार्ट 3 में न्यूमेरिकल वाला पार्ट मतलब पार्ट 3 में न्यूमेरिकल वाला पार्ट, न्यूमेरिकल वाले पार्ट में पार्ट 3 की बता रहे हैं, दैट इज C2D2F2। बड़े अच्छे पूछे, सारे के सारे 2 2 2, मतलब ऐसे ही पूछ लिया रैंडमली, मतलब कुछ ऐसे पक्का पक्का करके पूछ लिया। बता, मेरे को काफी कुछ समझ में भी आ गया कैसे, नहीं मुझे मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, डाउट तो है, पूछा है तो डाउट होंगे वो, तो ऐसे ही बोल रहा था। और किसी का कोई डाउट है तो पूछो। चलो फिर मैं यही शुरू कर लेता हूँ, C2 1। अब काफी कुछ अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा कम लिख के ज्यादा बताऊं। The standard enthalpy of formation of FeO and Fe2O3 is given respectively. A mixture contains two oxides in the molar ratio of 2:1. If by oxidation it is changed into 1:2 molar ratio, how much thermal energy in kilocalories will be released per mole of the initial mixture? क्वेश्चन बड़ा अच्छा होता है। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो अपन को पता है भाई, FeO बनाओगे तो हाफ O2 लेना पड़ेगा और Fe लेना पड़ेगा, इसका डेल्टा H मुझे -65। एक बार यूनिट चेक कर लेता हूँ, यूनिट से डील नहीं करना, किलो कैलोरीज रखना है बस। एक बार आपको Fe2O3 बनाना है, इसके लिए डेल्टा H2 कर लेता हूँ, तो ये 3/2 O2 होगा और ट्वाइस ऑफ Fe होगा, इसलिए डेल्टा H मुझे गिवन है -197 किलो कैलोरीज पर पाउंड रेस्पेक्टिवली, ये डाटा आपको गिवन है। A mixture of two oxides contains, मेरे पास ये दोनों मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स है, इसमें मोल्स गिवन है, इसके 1:2 का मोलर रेशियो, नहीं 2:1 का मोलर रेशियो, सो मोल्स ऑफ Fe डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ Fe2O3, 2:1 का एक मोलर रेशियो है, ठीक है, 2/1। अब ये अपन से बोल रहा है if by oxidation it is changed into 1:2 molar ratio, same question मोल कॉन्सेप्ट में भी मैंने आपको वहां बताया। भाई एक बात बताओ, आयरन के दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, Fe+3 और Fe+2। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो लूज कर नहीं सकता, यही लूज कर सकता, ये तो लूज कर नहीं सकता, यही लूज कर सकता, ठीक है। अब अपन से क्या बोल रहे हो कि भाई इसका तो कुछ होने वाला है नहीं,
लेकिन ये ऑक्सीडाइज हो रहा है इसमें, इसमें सारा तो ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, है ना, सारा तो ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो मैं क्या करता हूं, इसका ए मोल्स है और इसका बी मोल्स है, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू, अपन को ए अपॉन बी, अपन को ए अपॉन बी, अपन को ए अपॉन बी, ठीक है। अब रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल रहा हूं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन सिर्फ FeO का होगा, FeO will react with O2 to get converted into Fe2O3, ये बनेगा, आगे हो जाएगा। मुझे थोड़ा और बता दो, पता बड़ा मस्त है क्योंकि थोड़ा और, ठीक है, बड़ा मस्त है क्वेश्चन, इसलिए मैंने कहा कि मुझे थोड़ा और बता देना, ऐसा ना तुम गलती कर लो और फिर सोचो अरे यार फिर नहीं है, इसलिए थोड़ा और बताऊंगा, मैं छोड़ दूंगा, जहां मुझे लगेगा अब कर लोगे तो छोड़ दूंगा। अब अपन क्या करेंगे, अपन क्या कर रहे हैं, वो कह रहा है कि यार आफ्टर द ऑक्सीडेशन भी जो मोलर रेशियो है उसमें ये खत्म नहीं हो रहा, पहले था 2:1 का मोलर रेशियो, अब वो कह रहा है कि 1:2 का मोलर रेशियो, मतलब ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो सर, ये मेरे पास इनिशियली ए था, इससे जो बना वो अपन ये बी तो उधर रखते हैं, इससे जो बना वो लिखते हैं, बाद में टोटल Fe2O3 लिखा देंगे। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अगर इसके 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे तो इसका 1 मोल, तो इसका A-2x कर लेते हैं तो इसका x मोल्स बनेगा, इसका A-2x हो जाएगा, तो इसका ये बिफोर रिएक्शन, ये आफ्टर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन में मैं सारा का सारा FeO इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फिर मेरे पास रिएक्शन के बाद सिर्फ बचेगा क्या, Fe2O3, और वो कह रहा है कि रिएक्शन के बाद दोनों का मोलर रेशियो 1:2 हो जाता है, इसका मतलब ये सारा का सारा रिएक्ट नहीं किया, ये इतना बच गया। How the mixture contain, now final mixture contain FeO A-2x and Fe2O3 B पहले से था, x बन गया, और इनका मोलर रेशियो, अच्छा वो अभी इनका मोलर रेशियो कितना दे रखा है अपन को, FeO डिवाइडेड बाय Fe2O3, कितना मोलर रेशियो दे रखा है अपन को, दैट इज FeO is A-2x, this is B plus x and this is given to be 1/2। मेरे पास दूसरा इक्वेशन, मुझे गिवन है A upon B is equal to this, मेरे पास गिवन है this upon this is equal to react, ये अपन को गिवन है। How much thermal energy in kilocalories is released from the when per mole of initial mixture is, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, पर मोल क्या, पहले इनिशियली कितना था, A plus B को आपने कितना 2+1 3 मोल्स दे रखा है, तो जो 3 मोल्स है अपन को आएगा एनर्जी, अपन कहेंगे जब A मोल होता है तो इतना एनर्जी आता है, इसका 2A हो जाएगा, क्योंकि 2:1 का रेशियो है ना, तो इस 1 मोल से इतना एनर्जी आता है तो 2 मोल से कितना एनर्जी आता है, मतलब A मोल से इतना एनर्जी आता है तो 2A से कितना होगा। तो अपन को गिवन था इसके 2A डिवाइडेड बाय B, क्योंकि वो 2:1 का रेशियो था, अपन एक ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, क्योंकि इसके मोल्स ले रखे ना अपन ने, तो 2 मोल्स के लिए कितना एनर्जी होगा, मोलर रेशियो गिवन था, ये अपन ऐसे कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा मोल्स, ये गिवन था वो ज्यादा अच्छा, 2:1 का रेशियो, राइट। और 2:1 में अपन ऐसे क्यों लिखे, मतलब जब 2:1 लिख ही रहे हो आप
तो इसका 2 कर लो, इसका A कर लो, ये भी तो 2:1 की रेशियो है, फिर अपन को B लेके नहीं चलना पड़ेगा ना साथ में, तो B भी अपना A बन जाएगा, वो कर लेना आप अपने। अब अपने लिए सॉल्व करना आसान हो गया ना, वंस वी गेट द x वी गेट द A। भाई दो इक्वेशन है अपने पास, दो इक्वेशन है अपने पास, मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे अपन x और A का रेशियो। ये हो गया। तो वैसे जो पहले लिखा था, मतलब अगर लिख लिया था आपने तो उसी को ही रखना, उसी से कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि अपन को दिख रहा है साफ साफ अपन को क्या करना है। ये ऐसे ही लिखा रहने दो आप, क्योंकि वो वहां भी बी है, फिर बहुत सारा चेंज करोगे मुझे ठीक नहीं लग रहा, वो बहुत सारा चेंज करना, तुम तो रहने दो ऐसे, अपन को साफ साफ दिख रहा है क्या करना है। 2:1 का रेशियो है, इसके ए मोल्स थे, इसके बी मोल्स थे, आपने डबल ले लिए तो 2A हो जाएंगे, बी हो जाए, बी इज इक्वल टू 1 मोल ले लिया अपन ने, A इज इक्वल टू 2 मोल हो गया, A अपॉन B इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करके अपन एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो इससे एनर्जी अपन कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर A मोल से इतना आता है तो 2A से कितना होगा, तो पहले इनिशियली अपन को रेशियो पता है, तो A और B अगर अपने पास आ गया तो अपन रेशियो बता देंगे, और वो एक्स है। अब बताओ, तो 3 मोल से कितना आ रहा है, शुरू में अपन ने 3 मोल्स लिया था, तो 1 मोल से कितना आएगा वो बता देंगे। इसलिए मैंने कहा थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर D2, अब अगर ना है तो फिर बता देना मुझे। D2 में अपन को गिवन है कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ आइसोप्रीन, ठीक है भाई, फ्रॉम द गिवन डाटा। आइसोप्रीन मतलब C5H8, दिस इज आइसोप्रीन, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 डबल बॉन्ड CH2 होता है, ये कॉन्जुगेशन होता है, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो है ना, तो अपन कहेंगे हमें कैसे पता है कि आइसोप्रीन है, एक्चुअली दिस इज अ नेचुरल रबर। जो रबर का लेटेक्स होता है, वो पेड़ से जो बहता रहता है व्हाइट वाला कलर, तो वो यही होता है आइसोप्रीन, नेचुरल रबर। वो कह रहा है कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ आइसोप्रीन, अपन को बॉन्ड एनर्जी डाटा गिवन है और सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट भी गिवन है, अपन को बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ H2 भी गिवन है, डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन भी गिवन है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, पहले अपन ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, अपन को गिवन है बॉन्ड एनर्जी डाटा, CC और CC बॉन्ड एनर्जी ऐसे अपन को गिवन है, तो एक बार तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो डाटा गिवन है पहले तो उसको पढ़ते हैं, बहुत सारा डाटा गिवन है अपन को। तो अपन को गिवन है डेल्टा H मतलब बॉन्ड एनर्जी, CC का गिवन कितना गिवन है 615, पहले यूनिट देख लें सबके, सब किलो जूल्स में, अपन को कोई डाउट नहीं। बॉन्ड एनर्जी अपन को कितना गिवन है CC बॉन्ड एनर्जी अपन को गिवन है कितना 331, और C डबल बॉन्ड ये हो गया 348, 348 है, नीचे वाला है क्वेश्चन में, ऊपर वाला देख लेता हूँ बार बार। 615 348 CH बॉन्ड एनर्जी कितना 413, HH बॉन्ड एनर्जी कितना गिवन है अपन को 433। स्टैंडर्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट, मतलब C ग्रेफाइट से है, C इन गैसियस स्टेट, ये अपन को कितना गिवन है, अपन को डेल्टा HS 718, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस इज गिवन टू मी, मतलब डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन इन गैसियस स्टेट, राइट। क्या गिवन है, सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट गिवन है, डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन इन गैसियस स्टेट, ये ग्रेफाइट, और कितने हाइड्रोजन है इसमें 8, मतलब 4H2 will give us how much
C5H8 इन गैसियस स्टेट, इसका डेल्टा एच मुझे निकालना है फॉर्मेशन, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 79 किलो। सबके यूनिट सेम है इसलिए अपन नहीं लिखने वाले। सीसी का 331 है, नहीं यार D2 में बोल रहा है वो, D1 में बता रहे तुम 331, तो D2 बोल रहे हैं ना पूछने के लिए अपन से, D2 बोल पूछा ना तुमने, D1 में भी वैसे गिवन है और D2 में भी वैसे गिवन है, कौन सा चीज है ना, ठीक है। और मेरे से भी एक बार गलती हो गई थी, वो मैंने लिखा था 331 तो मैंने हटाया फिर उसे, चल देखते हैं अप्रोक्सीमेट इंटीजर में बताना है तो ठीक है। तो अपन को एक बार तो इससे डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन पता है, एक बार अपन इसका डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन बॉन्ड एनर्जी डाटा से लिख लेते हैं, बॉन्ड एनर्जी डाटा से लिख लेते हैं। तो जब अपन इसका बॉन्ड एनर्जी डाटा से लिखेंगे ना तो कैसे आएगा, अपन कहेंगे देख कार्बन को, ग्रेफाइट को पहले अपन को बॉन्ड एनर्जी डाटा के लिए बोल रहा हूं है ना, तो H2 भी बना अपन, ठीक है। तो अपन कहेंगे कार्बन को, ग्रेफाइट को कार्बन गैसियस स्टेट में, ठीक है, कार्बन गैस में कन्वर्ट कर लेता। फिर उसके बाद अपन H2 को मतलब HH बॉन्ड को ट्वाइस ऑफ H में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, ट्वाइस ऑफ H में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वैसे इसकी जरूरत क्या है, एक तो डेल्टा H गिवन है अपन, एक अपन इससे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये गिवन तो है अपन, मतलब इधर अलग से लिखने की जरूरत नहीं, मैं तुमको यहीं से बता सकता हूं। अब देख अपन क्या करेंगे, ये रिएक्शन अपने पास गिवन है और अपन को एक बात पता है कि जब बॉन्ड एनर्जी डाटा गिवन होता है ना, तो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन व्हेन बॉन्ड एनर्जी डाटा इज गिवन टू अस, डाटा इज गिवन, है ना, F2 को बता दूंगा, है गिवन टू अस, ठीक है भाई। तो बन जाएंगे डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन होता है समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ और रिएक्टेंट माइनस, इसी बॉन्ड एनर्जी में तो होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बाकी सभी टाइम तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते रहते हैं, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। लो अब अपन क्या करें, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, अब रिएक्टेंट तो ये है, अब इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए मुझे 5 कार्बन को ग्रेफाइट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने पड़ेंगे और 4 मोल्स हाइड्रोजन को ब्रेक करना पड़ेगा, हाइड्रोजन के लिए तो H2 भी बनेगा और कार्बन को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए भी गिवन है मुझे, ये मोलर कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, तो मैं लिखूंगा 5 इंटू गैसियस स्टेट मतलब 718, लो ये हो गया कार्बन के लिए। अभी क्या करूंगा, 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी होता है प्लस 4 इंटू 435, अभी मैं लिखूंगा माइनस, ये क्या है, तो अपन कहेंगे ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इससे लिखो आप कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड 2, ठीक है भाई। तो अपन कहेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन 2 डबल बॉन्ड है ना, तो 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी लिखूं मैं ऐसे डायरेक्टली, 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब 615 प्लस, फिर मैं लिखूंगा क्या, 2 कार्बन कार्बन हो गए, अब सिंगल बॉन्ड 2 कार्बन कार्बन है, तो 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन 348 प्लस, अब क्या बचा, CH बॉन्ड बचे हुए, CH बॉन्ड कितने हो गए, तो 3 हो गए सिंगल बॉन्ड, यहां पर 3 5 6 7 8 हो गए, तो 8 इंटू CH बॉन्ड 413 है, लो भाई हो गया, ये आपका डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन आ गया बॉन्ड एनर्जी डाटा से, ये आपका डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन गिवन है एक, तो अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन मतलब एक, रेजोनेंस एनर्जी में डायरेक्टली लिख सकता हूं, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा ना वो मतलब दिस माइनस दिस विल बी द रेजोनेंस एनर्जी, ये अपने लिए क्या हो गया, थ्योरेटिकल,
ये हो गया अपने लिए एक्सपेरिमेंटल जो अपन को गिवन है। तो प्रत्यारोप करके आप तो सीधा ऐसे बता, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी जो आएगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आएगा। तो रेजोनेंस एनर्जी जो आएगी वो अपन क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, मॉड में बता दो रेजोनेंस एनर्जी, कैलकुलेट कर लो तो आ ही जाएगा आंसर। आप कैलकुलेट करोगे, बोलो तो मैं कर देता हूँ कैलकुलेशन, अभी करके देख लो, या फिर मैंने वैसे क्लास में बताया तुमको ऐसे। ये बॉन्ड एनर्जी डाटा से जो आएगा ना वो विदाउट रेजोनेंस आएगा, और इसमें जबकि अपन को पता है रेजोनेंस कंसीडर करके आएगा, like that। तो चलो हमें ये पता है एक बड़ा आएगा एक छोटा आएगा, सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, F2 वाले में ठीक है, 150 F2 वाले में पहले उसको आप सॉल्व कर लोगे, मतलब वहां पर ये डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार यहां से एक बार यहां से, इनका डिफरेंस अपन ले लेंगे, दैट इज अ रेफरेंस। ठीक है, अब अपन को गिवन है HCl इज मिक्स्ड विद NaOH सॉल्यूशन एट सेम टेंपरेचर। ठीक है भाई, देखो मेरे पास HCl NaOH से रिएक्ट करवाऊंगा तो आई विल गेट NaC plus H2। Calculate the heat of neutralization in kilocalorie if we find the temperature was recorded as 29 डिग्री सेंटीग्रेड। लो भाई ठीक है, इसकी मोलारिटी कितनी गिवन है, दोनों की मोलारिटी सेम लग रही थी शायद 0.5 हाँ ठीक है, ये अपन को गिवन है 150 into 0.5 मोलर, इसके मिलीमोल्स में ये कितना होता है 150 into 0.5, ये भी गिवन है, तो ये कितना बन जाएगा, ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, ये बन जाएगा 150 into 0.5 मिलीमोल्स। तो अपन से ये कह रहा है किलो कैलोरीज में कितना एनर्जी लिबरेट होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर अपन को 1 अज्यूम करना है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना अज्यूम कर लें अपन, 1 ग्राम पर एमएल अज्यूम कर लें, तो कितना लिखें अपन, कितना लिखें, कितना आएगा, ये कितने मोल्स आ रहे हैं अपने पास, मिलीमोल्स डिवाइड बाय अगर 1000 करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 क्यों करें, कंसंट्रेशन ले लेते हैं, कितना आ रहा है नॉर्मलिटी गिवन है, हाँ तो कोई बात नहीं ना, इनफैक्टर दोनों के 1 है ना, इनफैक्टर 1 है तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, इनफैक्टर 1 है तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये 150 50 इंटू मतलब 75 मिलीमोल्स आ गया, मेरे इक्विवेलेंट्स लिख लो अपन को क्या फर्क पड़ेगा, मेरे इक्विवेलेंट्स लिख लेंगे इनको क्या फर्क पड़ेगा। तो कितना हीट MST ना, तो Q अपन को हीट पता है, मास ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी अपन ने 1 ग्राम पर मिल रही है ना, हाँ जी, हाँ तो पानी हो गया 150, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या बनेगा, नहीं होगा, नहीं, तो ये आ जाएगा अपने पास, डेंसिटी अपन को गिवन है, टोटल वॉल्यूम अपने पास आ गया, मास हो गया 300 और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो गिवन नहीं है, नहीं तो मैं कैलकुलेट कर लेता, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है, आई थिंक 80 किलो कैलोरीज होता है पर ग्राम, क्यों 80 इंटू 300,
कितना होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर? कुछ तुमको फिजिक्स में कितना बताया तुम लोग को स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया होगा ना? कितना होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर? इसमें गिवन होगा ना कहीं? हमें लगता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर पर तो यूज करना पड़ेगा इसमें से, तो ऊपर नीचे कहीं गिवन है तुमको? देखो जरा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इसमें गिवन होगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर पर तो यूज करना पड़ेगा, उसके बगैर थोड़ी आता है। डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन में शायद गिवन है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ऑफ कार्बन। फिजिक्स में बताया ना बेटा, 1 कैलोरीज पर ग्राम, 1 कैलोरीज पर ग्राम। नहीं यार, 1 कैलोरीज पर ग्राम। हम्म 1 कैलोरीज पर ग्राम। वन कैलोरीज पर ग्राम नहीं होते। 1 कैलोरीज पर ग्राम, तो इससे हीट लिबरेट हो रहा है और टेम्परेचर अपन को कितना 29 डिग्री सेंटीग्रेड। वो यार स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मुझे मिल नहीं रहा है, उसकी जरूरत होगी। इफ द फाइनल टेम्परेचर इज 10 तो इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो 25 माइनस 29 मतलब ये तो अपने पास 4 आ जाएगा। तो 1 कैलोरी पर ग्राम के लिए मुझे पर मोल करना पड़ेगा, इंटू 18 कर, और ये आ जाएगा 29 माइनस 25। डिफरेंस लिखना है तो केल्विन में लिखो या किसी, एक बार इसको चेक कर लो 1 कैलोरी पर ग्राम। 1 कैलोरीज पर ग्राम होता है या क्या होता है कि, तो अपन ये भी ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में लेंगे अपन, तो ये भी अपने पास, अच्छा पर मोल के लिए अपन को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं कितना आराम से, इसको देखना जरा कितना आराम से। 300 इंटू 18 इंटू 4, 21 आराम से। ये कुछ तो गड़बड़ है मिली वोल्ट्स। टोटल वॉल्यूम 300 होगा, इसलिए मैंने 300 लिया है। टोटल वॉल्यूम मतलब दोनों को मिक्स करने के बाद 300 होगा, इसलिए मैंने 300 लिया। मैंने 300 इसलिए लिया, क्या चाहिए अपन को? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को। फिजिक्स में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। वन कैलोरीज तो सही बताया, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस सही तो है, सही तो बताया तुमने, वही होता है 4.186 जूल्स होगा, तो सही है। तो अपन लिखेंगे द हीट लिबरेटेड एट द फाइनल टेम्परेचर इज दिस मच, तो इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अपन से उसमें उसने कहा है क्वेश्चन में, शीट शीट, अब क्वेश्चन में अपन से कहा गया, अब आ जाएगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आ जाता ना, इतना HCl नॉर्मल HCl इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन मिक्स करेंगे इससे,
तो फाइनल टेम्परेचर इज 10, ठीक है। तो अपन कहेंगे 150 इंटू 0.5, ये तो अपने पास है मिली मोल्स, डिवाइड बाय कर लेते हैं अपन मोल्स, इतने हो गए मोल्स अपने पास, तो ये हो जाएंगे मोल्स, मतलब हो गया 0.075 मोल्स, है ना। तो ये इतना मोल्स ऑफ NaCl बना। अगर 1 मोल होता है ना, 1 मोल होता है, इतना मोल्स ऑफ NaCl लिबरेट होगा। 1 मोल होता है तो 13.7 लिबरेट होता है किलो कैलोरीज। तो 0.05 मोल से कितना आएगा, 75 मोल से 13.7 इंटू 0.075। अब एक तो मतलब ये आंसर आना चाहिए अपने पास क्वेश्चन में। इसका एक बार आंसर चेक करो यार, कितना गिवन है, इसका एक बार आंसर चेक करना। 1 पॉइंट आ रहा है 0.275 किलो कैलोरीज। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होना, मल्टीप्लाई बाय 4.1, 4.1, तो मेरा आंसर आया 4.2 मल्टीप्लाई बाय 4, 16 आ रहा है आंसर, -16 दिया है, हाँ, तो उतना ही आ रहा है। उतना ही आ रहा है आंसर। एक्चुअली अपन किलो कैलोरीज ले रहे हैं ना, वो जूल्स में दे रहा आंसर। हमने कहा कितना मोल्स, तो किलो कैलोरीज में ये है 57 किलो जूल्स होता है, तो अपन इधर 57 कर लेंगे भाई किलो जूल्स, तो ये जो आंसर आएगा वो किलो जूल्स में आ जाएगा। अब यूनिट भी नहीं दे रखा होगा उधर पक्का, वो तो मैं कैलकुलेट वैसे कर लेगा, है ना। 57 इंटू 0.075, 4.2 आ गया। अब 4.2 इंटू 4 कर देंगे 16.8 के आसपास, 16 आ रहा है। मतलब अगर अपन 4 ले लें, ये थोड़ा 4.2 थोड़ा कम होता है मतलब वैसे, तो ये आंसर है। अब वो यूनिट नहीं दे रखा होगा, इसलिए अपन किस यूनिट में निकाल के बताएंगे अपनी जरूरत, तो अपन ने किलो, अपन ने जूल्स में, किलो जूल्स में बता दिया, ये होगा किलो जूल्स में। अब एनर्जी तो लिबरेट ही होगी ना, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये माइनस में होगा ना, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में आएगा, ये आंसर आ रहा है। तो यूनिट भी नहीं दिया अपन को, बाकी कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, अपन ने ये 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना आ रहा था ना। अच्छा, किलो कैलोरीज गिवन है, किलो कैलोरीज में तो अपना किलो जूल्स में ही आ रहा अपने पास, किलो कैलोरीज में तो 1 पॉइंट कुछ आ रहा था। किलो कैलोरीज में तो अपना, रुको, फिर किलो कैलोरीज में दे रखा है तो अपन लिख लेता हूँ फिर किलो कैलोरीज में। भाई इसमें ये कह रहा है, देखिए बड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन बना दिया हमने। Calculate the heat of neutralization in kilocalories of HCl with NaOH if final temperature is this much. देखो, जब इसका 1 इक्विवेलेंट इसके 1 इक्विवेलेंट से रिएक्ट करता है तो 13.7 आता है, तो इसका इतना इक्विवेलेंट इसके इतना इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा तो कितना आएगा। तो अपन ऐसे करते हैं, मतलब प्योरली डेफिनेशन पे चलता है।
इसका वन इक्विवेलेंट इसके वन इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा तो 13.7 आता है किलो कैलोरीज। तो इसका इक्विवेलेंट है 50 इंटू 10, मतलब हो गया 5 इंटू 10, इसका 75 मिली इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय 1000 इज इक्विवेलेंट्स। इसका वन इक्विवेलेंट है, इसका वन इक्विवेलेंट है, तो इसका अगर इतना इक्विवेलेंट्स होगा तो ये कितना लिबरेट होगा, तो अपन कहेंगे 75 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 13.7, ये आ जाएगा आपके पास किलो कैलोरीज। कितना लिबरेट होगा किलो कैलोरीज में, है ना। तो अब अपन कहेंगे ये एनर्जी वो है जो लिबरेट होगा। 75 मल्टीप्लाई बाय 13.7, I got 1027.5. So this will be equal to 1027.5 divided by 1000 kilocalories. मतलब we can write that 1.0275 kilocalories. This much heat will be liberated. Right? This much heat will be liberated. ठीक है। If this much heat is liberated, तो अब उसने कहा find the temperature recorded, final temperature, if final temperature होगा, find the temperature नहीं, final temperature. Calculate the heat of neutralization in kilocalories. Calculate the heat of neutralization in kilocalories. मतलब delta H of neutralization in kilocalories. तो बता लिखूंगा Q is equal to, ये आया है कांस्टेंट प्रेशर पे, ये हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर मतलब C हो जाएगा इनटू डेल्टा T कर लूंगा। है ना। तो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा 300 हो गया ग्राम्स और 1 ग्राम होता है कैलोरीज पर ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेता हूँ, तो ये तो 12 आ जाएगा। Q is equal to 12। टेम्परेचर डिफरेंस 4 आ रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 29 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 4 डिग्री अपना टेम्परेचर बढ़ गया। कुछ तो गड़बड़ है यार, इसमें मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। गिव योर आंसर मैग्नीट्यूड वाइज, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। हम नहीं तो इतना टाइम लगता ही नहीं, या तो मैंने कुछ गलत पढ़ा होगा या फिर कुछ और नहीं पढ़ा। क्या कह रहा है 150 ml of HCl neutralization kilocalories with NaOH. The temperature, final temperature of this, final temperature is given to me. ये ग्राम्स में है, ये पर ग्राम है, कैलोरीज पर ग्राम। डेल्टा टी तो टेम्परेचर हो गया और मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1.072 लिखूंगा तो 12 के आसपास ही होगा। 13 आ रहा है और तुम लोग बोल रहे हो 16, एक बार मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। कैलकुलेट द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, नहीं अरे ये तो है, लेकिन पता क्या है उसने टेम्परेचर बढ़ा के अपन को ये बढ़ा दिया कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो बताना है, लेकिन फाइनल टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इसका मतलब है
कि वाटर ने पूरा हीट एब्जॉर्ब नहीं किया, इसलिए मैं उसको Q इजिकल टू एमएसटी वाला पार्ट लेना चाहता हूँ कि Q इजिकल टू एमएसटी के बारे में इसलिए सोच रहा हूँ कि Q इजिकल टू डेल्टा एच होता है, और डेल्टा एच होता है अपन को, डेल्टा एच होता है अपन को 13.7, डेल्टा एच होता है 13.7 किलो कैलोरीज पर मोल, है ना। डेल्टा एच होता है अपना 13.7 किलो कैलोरीज पर मोल। तुमने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो मुझे बिल्कुल सही बताया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो बिल्कुल सही बताया, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ ना कुछ तो मिस हो रहा है तुमसे, मुझसे मिस हो रहा है तुमसे क्या, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस हो रहा है। एक मिनट में क्वेश्चन को एक बार और पढ़ रहा हूँ अच्छे से, मुझे एक बार और, ये लास्ट टाइम है, अपन एक बार पढ़ते हैं, नहीं तो फिर छोड़ देंगे, है ना। हम्म। इनमें कुछ कुछ है, अब देखते हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ। हमें और अपन ना बस ये लास्ट अटेम्प्ट है, अगर नहीं आया ना तो छोड़ देंगे, फिर मतलब बताऊंगा, छोड़ दूंगा मतलब उसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मुझसे आपने कहा मास ऑफ वाटर इज, मिक्स करने के बाद, क्लियर, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरीज पर ग्राम, टेम्परेचर डिफरेंस आपने कहा 4, कैलोरीज। तो मैं डेल्टा एच मुझे पता है 13.7 किलो कैलोरीज होता है पर लीटर, ठीक है, पर मोल, क्योंकि एंथैल्पी 13.7 होता है किलो कैलोरीज। ये तुमने कैलोरी पर ग्राम लिया हुआ, कैलोरीज पर ग्राम, मतलब मुझे इसको भी कैलोरीज में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये पर मोल है, तो ये डेल्टा एच था अपने पास, पर मोल है, पर मोल। अपन ने न्यूट्रलाइजेशन कितना ही मोल्स का किया, मिलीमोल्स थे, तो डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो पर मोल आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 150 into 0.5 डिवाइड बाय 1000, मोलारिटी into वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000 इज मोल्स। अब अपन कैलकुलेट करेंगे, मैंने क्या किया ना, अब क्योंकि इससे अच्छा और कुछ भी नहीं कर सकता, मैंने क्या किया, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू, कांस्टेंट प्रेशर पे एमएसटी, राइट। अब वाटर का डेंसिटी अपन को गिवन है कितना, 1 ग्राम पर है, तो अपन ने 150 इसका एमएल, 150 इसका एमएल डेंसिटी, टोटल मास ऑफ वाटर हो गया, क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल गिवन है, तो 300। स्पेसिफिक हीट अपन ने कैलोरीज में दिया 1 ग्राम जो होता है, जैसे आपने मुझे बताया, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4 है। अब पर मोल के लिए तो इतना होता है, अब ये कैलोरीज में तो इधर भी कैलोरीज में ले लो, और इसको ये पर मोल के लिए तो इतना मोल्स के लिए इतनी एनर्जी होगी, तो कैंसिल हो गया, राइट, ये तो कैंसिल हो गया अपना। अच्छा, ये 13.7 अपन को अज्यूम नहीं करना है, आपकी अज्यूम मत करो, यही तो कैलकुलेट करना है, x इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि अगर अपन ये अज्यूम कर लेंगे तो कैलकुलेट क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज,
उसका क्या करना है तुमको, ये हो जाएगा। अब देख लो एक बार कितना आ रहा है, इसको देखना जरा, इसमें कितना आंसर आ रहा है अपने पास। कितना आया आंसर एक बार देखो। सर 16। 16 आ रहा है, देखना भाई तुमको 16 बता रहे हैं। वो आया x इज इक्वल टू 8/0.5 आ रहा है ना, सो x इज इक्वल टू 16। अब लेकिन 16 अपन को किस में आ रहा है, x, अच्छा ठीक है, हाँ मतलब अपन ने इसको भी कैलोरीज में कर लिया था, इसको भी कैलोरीज में कर लिया था, लेकिन अपन को बोलता रहा वो कैलोरीज में कैलकुलेट करना, अपन का तो कैलोरीज में ही आ गया 60, ये भी कैलोरीज में था, अच्छा अपन ने ये भी कैलोरीज में कन्वर्ट किया, तो कैलोरीज में आ रहा भाई 60, किलो कैलोरीज में नहीं आ रहा। अभी अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो कैलोरीज में। किलो कैलोरीज में 60 नहीं आ रहा, कैलोरीज में 16 आ रहा। ये भी अपन ने कैलोरीज में ले रखा है, ये इंटू x इंटू 10 की पावर। अच्छा उसने कहा कि चलो ठीक है, नहीं अपन क्यों ठीक करें, ठीक है, तो ये आ रहा था अपन ने तो ये कैलोरीज पर ग्राम यूज किया ना, ये ग्राम था, ये कैलोरीज पर ग्राम था, ये पर केल्विन था, ये टेम्परेचर केल्विन में था, ये कैंसिल हो गया, ये कैलोरीज आया, केल्विन आया। अब इसको अपन लिखेंगे तो कैलोरीज बोल रहे हैं, तो ये मोल्स, अच्छा हाँ ठीक है, किलो कैलोरीज, क्योंकि अपन ने 1000 यूज कर रखा है ना, यहाँ मोल्स ले रखे हैं ना मिली मोल्स की जगह, ठीक है चलेगा। 16 आ गया, ये अपना आंसर है भाई। ये वाला मल्टीप्लाई करो मैंने 1000 से, अपने पास आएगा, ये कैलोरीज है, डिवाइड बाय 1000 लिख रहे हैं ना, 1000 अपन उधर लिख लेंगे, न्यूट्रलाइज तो अपन ने ये किया था 150 मिलीमोल्स, तो अपन लिख लेंगे उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आंसर मतलब हाँ बड़ा सोचने के बाद आया, अभी भी मतलब ऐसा लग रहा है कि इतना इजी क्वेश्चन था, कितना सुस्त रहेगा, गड़बड़ कहाँ हो रही, गड़बड़ क्या, अपन जो स्टैंडर्ड वाला ले रहे थे ना 13.7, वो गड़बड़ हो रही थी। आप स्टैंडर्ड वाला यूज ही मत करो, वो पूछ ही रहा है कि कितना एनर्जी आएगा, अपन स्टैंडर्ड से कोरिलेट कर रहे थे, वो स्टैंडर्ड से कोरिलेट नहीं करना था, तो चाहिए था कि जितना आपने न्यूट्रलाइज किया उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, इसलिए वो आंसर ऐसा है। अब बताओ, काफी हो गया आज, हाँ -16 इसलिए ना, heat of neutralization is the exothermic process ना, इसलिए नेक्स्ट टाइम आईने के लिए भी हम सॉल्व करेंगे। इसका एक्सरसाइज 3 भी करके रखो, एक्सरसाइज 3 पूरा वो भी डिस्कस करना है, एक्सरसाइज 3 पूरा, ठीक है, सो इसका एक्सरसाइज 3 पूरा।